नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो अपन बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसकी आखिरी और 12वीं मैराथन क्लास है दोस्तों मैथमेटिक्स की, जिसमें कंप्लीटली बात करने वाले अपना चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण। चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण जब आप अपना सिलेबस देखेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसमें क्लियरली टॉपिक का नाम लिख रहा है चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण। तो चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण कंप्लीटली बात करेंगे, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, 5 तरह के चित्र अलग अलग बात करेंगे, उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले दोस्तों। इसलिए वीडियो बड़ा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, एंड तक देखें बिना स्किप किए, बहुत मजा आने वाला है और एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है दोस्तों। अच्छी पॉसिबिलिटी है, अच्छा वेरिएंट है, अच्छे से देखिएगा आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, मतलब साइन की, तो उसके बारे में बात करेंगे हम आपके सामने। तो 5 तरह के चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण 5 प्रकार से होता है। एक तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आपके सामने सारणियन टेबुलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे आयत चित्र, फिर लाइन डायग्राम, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन बार ग्राफ, और फिर प्रवर्तीय लेखा चित्र मतलब पाई चार्ट। कुल मिला के 5 वेरिएंट है। तो 5 के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं अपन, कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भैया सारणियन टेबुलेशन जिसे बोलते हैं अपन। सबसे पहले जानेंगे अपन टेबुलेशन के बारे में। आपके पेपर में इस प्रकार का सवाल सबसे पहले आने की संभावना है, जिसमें एक टेबल बना के दी जाती है इस प्रकार की, ऐसी टेबल दी जाती है जिससे टेबल आपके बोर्ड पर बन रही है ना, और 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इस टेबल के जो निर्देश ऊपर दे रखे हैं आप गौर से देखिएगा। निम्न सारणी में एक राज्य के सन 2009 से 2013 तक के अनाजों के उत्पादन को 10 लाख टनों में दर्शाया गया है। मतलब कितने टनों में, जितने भी डाटा आपको दे रखे हैं सब 10 लाख टनों में है, 10 लाख टनों में दर्शाया गया है। इस सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार के टेबल और ऐसे निर्देश एग्जाम के अंदर लिखे आएंगे। उसके नीचे अपन ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं आपसे। एग्जाम के अंदर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, फिर 3 भी हो सकते हैं। ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने देखो। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे पेपर के 15 है मैथमेटिक्स के, इसलिए 1 या 2 आने की संभावना है। या तो टेबल देके 1 देगा या टेबल देके 2 देगा, और 5 ग्राफ में से 1 या 2 ग्राफ आने की चांसेज है। या तो 1 ही ग्राफ आएगा या फिर 2 ग्राफ आने की संभावना रहेगी। तो टेबल आपके सामने बन रही है, इसको गौर से देखिए, काफ़ी मजेदार बात है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है आपके सामने। देखिए इस टेबल को आप गौर से देख लीजिए, इसका अध्ययन करना है 10 लाख टनों में हिसाब दे रखा है आपको, और क्वेश्चन इसी में से देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन को क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज आप भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है तो गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन आपका कहता है सन 2011 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई थी। सन 2011 में मक्का के उत्पादन में, तो पहले सबसे सन 2011 देखेंगे। सबसे पहले देख लिया सन 2011 मक्का का उत्पादन देखेंगे, ये रहा। तो सन 2011 मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई थी। पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी आई थी। तो आप नोटिस करो कितनी कमी आ रही है 2011 में। तो अंतर कितने का आ रहा है नोटिस करो, 6 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है बताओ, 6 का। याद रखना जितना अंतर आए उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना की जाए उसको भाग लगाते हैं हमेशा। तो तुलना किससे की जा रही है 234 से, तो 234 का भाग लगा दो और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब जो कट रहा है उससे काट देंगे, नहीं कट रहा तो उसको मत काट। चलो पहले 2 से काट देते हैं पर 3 बार, 1 2 2 1 2 2 7 2 14। ठीक है, अब 3 से कट रहा, 3 से काट देते हैं, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब देखो ये 3 से कटेगा नहीं, 100/49 हो गए है ना। तो 49 दूनी कितना होता है आपका 78 होता है। 49 दूनी कितना होता है 78, प्लस 2 बार भाग जाएगा। तो 2 पॉइंट तो समथिंग सब में दे रखा है, एक अंक और निकालना पड़ेगा आपको, है ना। 78 मतलब 22 बच गया, तो ये 220 हो जाएगा। अब 39 का पाड़ा बोलना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा 220 से कम आना चाहिए, तब जगह आंसर मैच करेगा। ठीक है, जैसे मान लो 39 को अगर हम 39 का 40 का बोल दो आप तो फिर कम कर देंगे। 40 के 120, 40 के 180, और 40 पंजा जो होता है ना वो कितना होता है आपका 220। तो 40 पंजा आप कह सकते हैं 220, तो 39 का 5 बार जा सकता है आपका। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर आएगा लगभग 2.25%। आंसर कितना आएगा 2.5% के आसपास एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका। हमेशा इस प्रकार के चित्रों द्वारा आंकड़ों के निरूपण में क्या लगभग ही आंसर निकालने हैं आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो लगभग पॉसिबिलिटीज आप निकालेंगे और पॉइंटों में आंसर आते ज़्यादातर। तो आपका आंसर 2.5% का आंसर आ जाएगा। ये पूरा 2 अंकों तक सोल्व कर रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 2.5% आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब हो गया आपका। तो मैंने इसमें 4 पूछे, तो चारों के बारे में बात करें, चारों के बारे में कंसल्ट करेंगे।
और आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन टेबल में से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भी। तो ये पहली संभावना थी आपकी। तो इसमें एक नई बात सीखने को मिली भी है। नई बात क्या सीखने को मिली कि जब भी किसी के साथ तुलना की जाए तो ऊपर तो अंतर लिखना है अपन को और नीचे उसका भाग लगाना जिससे तुलना की जाए। तुलना पिछले वाले वर्ष से की जा रही है और पिछले वाला वर्ष क्या है 2010 यहाँ पर पिछले वाले वर्ष के साथ तुलना की जा रही है। पिछले वाला वर्ष कौन सा है यहाँ पर 2010, इसलिए अपन ने 2010 का भाग लगा दिया और गुणा में 100 करते हैं क्योंकि दुनिया की किसी संख्या परसेंटेज बदलने के कैसे गुणा करते हैं 100 से। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, डाटा वहाँ देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे। देखिए आप, सन 2012 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था? सन 2012 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था, है ना? सन 2012 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था? दोबारा देखो, किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था? किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सन 2012 में तो पिछले वर्ष तुलना में सर्वाधिक था। तो देखो अंतर देखना है अपन को सबका, जिसमें जिस अनाज में सर्वाधिक है उसी की बात कर लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 680 हो गया 560 से 40, ये हो गया 120 का अंतर और यहाँ देखो 60 का अंतर है और यहाँ देखो आप कितना अंतर आ रहा 80, है ना? तो सर्वाधिक बात कर रहे हैं पर, तो यहाँ 80 का अंतर आ गया और 8 देखो 20, है ना? तो ये समझ लो 72 और 72 कितना आ जाएगा 80, तो 72 80 ज़्यादा हो जाएगा, जोड़ देना भाई, यहाँ से घटा दीजिए आप, 10 में 60 गया तो 2, यहाँ पर 7 में 2 गया तो 5 और 152 के आसपास हो रहा है। कितना हो रहा है 152 के आसपास, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है। 4 60 यहाँ 40 हो रहा है। तो सर्वाधिक किस में हुआ बताओ? मक्का में। मैक्सिमम किस में बताओ? मक्का में। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आंसर होगा भाई मक्का। तो सर्वाधिक जो बड़ा है या अंतर आया वो कायम है मक्का में। 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि हुई है मक्का में सबसे ज़्यादा हुई भी है और बाकी थोड़ा थोड़ा कम हुआ, मक्का में सर्वाधिक हुई है। तो बताओ आपका आंसर क्या हो गया? मक्का। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई मक्का। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये मक्का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, देखो सुनो। अन्य अनाजों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई? अन्य अनाजों के उत्पादन में पिछले वर्ष में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई? अन्य अनाजों के उत्पादन में देखो आप, है ना, न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई? पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई? प्लस पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई? सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कितनी हुई पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम बढ़ोतरी। 2010 में देखेंगे सबसे पहले, है ना, पिछले वर्ष की तुलना में। तो बताइए कितनी वृद्धि हुई? 50 की, है ना। यहाँ देखो आप, यहाँ कितने की हुई? 40 की। यहाँ देखो कितने की हुई? 20 की। यहाँ कितने की हुई? 20 की। यहाँ 40 की, यहाँ 40 की। तो सबसे कम न्यूनतम बढ़ोतरी किस में हो रही है? 2011 में हो रही है। 20 की वृद्धि हो रही है, सिर्फ किसी वृद्धि हो रही है? 20 की। आप कैसे पिछले वर्ष की तुलना में 2011 में अन्य अनाजों के उत्पादन में कम से कम बढ़ोतरी हुई, वो ही 20 की। 20, है ना, कह सकते हो 20 लाख टन, ऐसा कह सकते हैं। तो 20 लाख टन की वृद्धि हुई, इस प्रकार से कह सकते हैं। आपका आंसर आ गया 20, एग्जैक्टली आंसर होगा 20। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब अगर आंसर हो जाएगा आपका 2011, है ना। तो वो निकाल दिया, सन पूछा था तो सन निकाल दिया। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। सन 2013 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था? सन 2013 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था? सन 2013 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था? ये देखो, ये कर लेते हैं अपन। सन 2013 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था? ठीक है, तो चलो तो अंतर देख लेते हैं कितना आ रहा है आपका। 600, हाँ ये घटा दे, 0 में से 0 कट जाएगा, है ना। अब 16 हो गया, 8 बच गया, 7 बचेगा, 180 का अंतर आ रहा है और पिछले वर्ष का 680 और गुणा कितना, ये कितने प्रतिशत बढ़ा था वो आ जाएगा आपका। चलो अब काट देते हैं, 0 से 0 कट गया आपका। 2 से काट दिए 9 बार, 2 से काटो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटो आप, काट देंगे 17 बार, 2 से काट दो 50 बार, 9 पंजे 45 बटा 17। देखो 17 दूनी 34, ऐसे लिखेंगे आप। अब हो जाएगा 6 11 110, 17 छंग 102। अब बच गया आपका 8,
80 होगा 17 लगभग 17 चौक 68, फिर 12 बच गया है ना, 17 17 119 26.47% बढ़ा। तो पॉइंटों में निकालना है पड़ेगा, देखो आप लगभग 26.47% के आसपास बढ़ा है। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि 26.47% के आसपास बढ़ गया आपका 2013 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 26.47% बढ़ा। इस प्रकार की समझो को टेबल बना के ऐसे जैसे क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे आपको। अरे टेबल वगैरह क्वेश्चन वगैरह से बने बनाएंगे, आपको ऑप्शन में जवाब देने बस। तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभावित है। तो ऐसी टेबल बनने की संभावना है, तो सबसे पहले जो संभावना है वो टेबल की भी, सबसे पहले जो संभावना वो कहाँ की है, टेबल की। ये देखो इसका आंसर 26.47 था आपका, जब मैंने निकाला था 26.47% था, बिल्कुल सही आंसर था। तो ये थी आपकी फर्स्ट संभावना जो टेबल बनाई थी अपन ने। अब टेबल के बाद दूसरी संभावना आती है आपकी रेखा चित्र, एग्जाम आने वाला। तो दूसरी संभावना लेते हैं अपन रेखा चित्र आपके सामने, तो लाइन ग्राफ जिसे बोलते हैं अपन। तो एग्जाम के अंदर अगर टेबल नहीं आती है तो फिर रेखा चित्र आएगा आपका। चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण कर रहे हैं, तो चित्र इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पे आपके सामने बढ़ रहा है, गौर से देखिए आप। इस चित्र में 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सावधानी से अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें क्या क्या दे रखा है देखो सुनो। कोयले का उत्पादन दे रखा है लाख टन में, आपको इधर दे रखा है कोयले का उत्पादन दे रखा है लाख टन में, इधर सन दे रखे, वर्ष दे रखे 86 87 88 90 94 तक दे रखे हैं भी, और उधर कोयले का उत्पादन लाख टन में आपको दे रखा है। तो ये हिसाब आपको दे रखा है, बिल्कुल सिंपली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। तो इसका देखो लाख टन में कोयले का उत्पादन दे रखा है, इधर वर्ष दे रखे हैं, और 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को जवाब देने हैं। सब में करना तो एक ही काम है भैया, जो अलग अलग काम नहीं है इसमें, तो काम वही करना पड़ता है। अगर कमी वर्दी निकालनी है तो अंतर बटा जिससे तुलना की जाए उसका भाग लगाओ गुणा 100, और औसत होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। और दुनिया किसी संख्या को परसेंटेज में बदलकर 100% से गुणा करते हैं, और परसेंटेज से 100 का भाग लगता है। ये 4 बातें इन सभी ग्राफों में बार बार काम आती रहती है, ठीक है। एक बार वो बोल देता हूँ मैं, कभी वर्दी प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर अंतर लिखते हैं, नीचे जिससे तुलना की जाए उसका भाग लगाते हैं गुणा 100, ठीक है। और औसत जब भी निकालना हो राशि को योगफल बटा राशियों की संख्या। अब प्रतिशत बदलने के लिए आप जानते हैं 100% से गुणा करते हैं। चलो अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ था? वर्ष 1990 में कितने कोयले का उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 1990 देखो कितना कोयले का उत्पादन हुआ था, देखो आप वर्ष 1990 का सामने ग्राफ देखिए आप, और ये ग्राफ जा रहा है देखो 1990 में कितना हो रहा है। देखो ये 1990 के सामने ग्राफ है, और इसको जब लेंगे आप तो बीच में जाएगा, इन दोनों कहाँ जाएगा बताओ, बीच में। तो एग्जैक्टली बीच में जाएगा इसको 1990 वाला, तो 1990 बीच में जाएगा, मतलब 50 लाख टन हो रहा है। और एग्जैक्टली देखो सामने की सीमा नहीं, इसने 45 को ऑप्शन दे रखा है, 40 में दे रखा है, जबकि ऊपर उठता हुआ ग्राफ है। तो इसमें एग्जैक्टली बराबर देखो, अगर बात करें इससे नीचे ही, इससे नीचे वाला भी नीचे आ रहा है देखो, ये यहाँ आ रहा है, तो ये तो इसके ऊपर का है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो 45 लाख टन कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली लिखना चाहिए था ऊपर लिखा नहीं, देखो बराबर नहीं आ रहा ना। 90 वाला लगभग समझ लो 45 लाख टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? लगभग 45 लाख टन, 50 लाख टन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ वहाँ पर मैच आएगा, या फिर टॉपिक में मान लिखा आएगा भी, वो ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित वर्षों में किस 2 वर्षों में कोयले का उत्पादन एक समान था या उच्चतम उत्पादन था? ठीक है, एक समान था। एक समान देखना, कोयले का उत्पादन 2 वर्षों में एक समान था। एक तो 1991 ले सकते हो आप, उच्चतम भी था और एक समान था। एक तो 1991 इसके सामने सबसे अधिक है, एक 1994। तो 91 और 94 में ज़्यादा था भाई। अगर आप देखेंगे तो 1991 और 1994 में सर्वाधिक था। 1991 1984 में 94 में सर्वाधिक था। 1991 1994 दोनों में सर्वाधिक था। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, वर्ष 1991 में कुल उत्पादन वर्ष 1988 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो 91 का उत्पादन देखना है, 88 के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। 91 का उत्पादन 88 के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? 91 का उत्पादन 88 के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ऐसे बोला आपको। 91 का उत्पादन 88 के उत्पादन से, 91 का उत्पादन 88 के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो वैसे भाई 91 का उत्पादन 88 के उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक ही है, कम नहीं है भाई। क्या बताओ?
अधिक है और तुलना उससे की जा रही है, पहले दोनों का अंतर निकाल देंगे अपन। पहले देखो इसके सामने क्या आ रहा है 20, इसका मान 20 है और 91 का जो मान है आपका वो 60 है। 91 का मान कितना है 60। अब दोनों का अंतर कितना आएगा 40, दोनों का अंतर कितना आएगा आपका 40 और भाग जिससे तुलना की जाए उसका लग जाएगा 20 और गुणा हो जाएगा आपका 20 से 2 बार कटेगा और आप कह सकते हैं कि 200% अधिक है। कितना अधिक है भाई 200% अधिक है, ऐसा कह सकते हैं आप। मतलब 200% उत्पादन अधिक हुआ 91 में 88 की तुलना में। तो 88 की तुलना में 200% उत्पादन अधिक हुआ कोयले का, ठीक है। इस प्रकार से निकाल के अंतर बटा जिससे तुलना की जाए उसका भाग लगा दिया, 88 से तुलना हो रही है और गुणा हो गया 100। तो आप कैसे 200% अधिक हुआ, कम नहीं हुआ अधिक हुआ, ऐसा कह सकते हैं आप। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 200% अधिक, है ना। 200% अधिक होगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, ऐसा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, किस वर्ष में कोयले के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का प्रतिशत अधिक था, है ना। किस वर्ष में कोयले के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती उत्पादन की तुलना में ह्रास का प्रतिशत अधिक था, मतलब जो कोयले को पिछले वर्ष की तुलना में ह्रास का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक कमी हुई थी कौन से वर्ष में, वो देखना है आपको। पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में सबसे कम कमी हुई थी, ये देखना है। देखो कमी या वृद्धि इसे बोला है, एक बार और पढ़ लेते हैं। हाँ, वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास प्रतिशत सबसे अधिक था, मतलब सबसे कम, सबसे अधिक कमी थी, ये बोला। तो सबसे अधिक कमी प्रतिशत में अगर बात करो ना पिछले वर्ष की तुलना में 1992 में थी भी, इससे बड़ा ग्राफ कहीं भी नहीं। अगर आप देखोगे और सोल्व करके भी देखोगे तो टाइम लगेगा। देखो ये छोटा ग्राफ है, उत्पादन में कमी देखोगे आप तो सबसे अधिक कमी 1992 में मिलेगी। कब मिलेगी बताओ, 1992 में आपको सबसे अधिक कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफ देखिए आप, यहाँ कितना चढ़ रहा है 60 तक और यहाँ 20 पे आके डायरेक्ट है। तो सबसे अधिक कमी जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी इसमें 92 में। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1992 में, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1992 एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1986 से वर्ष 1984 तक अधिकतम में न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना लाख टन था। 1984 से 1994 तक अधिकतम न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितने लाख टन था। अधिकतम और न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर देना आपको पूरे ग्राफ में। तो कम से कम कोयला उत्पादन कितना है, अधिकतम कितना वो बताना आपको। तो कम से कम कोयले उत्पादन की बात करो तो मैं 5 लाख टन है ना, और अधिकतम कोयला उत्पादन की बात करो 60 लाख टन है। अंतर कितना आ गया भाई, 55 लाख टन का अंतर आएगा। अंतर कितना आएगा आपका, 55 लाख टन का अंतर रहेगा, है ना। तो नीचे नीचे 5 लाख टन है और ऊपर 60 लाख टन है, लगभग 55 लाख टन का अंतर रहेगा। उसमें डाटा एकदम सामने एग्जैक्टली नहीं दे रखे भी, है ना। तो वहाँ 10 लाख टन मान लिया, इसलिए 50 लाख टन दे रखे, ठीक है। डाटा बराबर देगा आपको, ऊपर लिख के देगा, एकदम मैच करके देगा बराबर, है ना। तो ग्राफ में ऊपर नीचे हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा 55 लाख टन आपको। इस प्रकार के 2 तरह के ग्राफ थे। पहले अपन ने टेबल पढ़ी, टेबल के बाद लाइन ग्राफ पढ़ा अपन ने। तरीका सब में सेम है, 4 ही तरह की वेराइटी है। और उसके बाद अब आता है आपका आयत चित्र। तो कंप्लीटली बात करने वाले हम आपके सामने आयत चित्र की। तो आयत चित्र क्या होता है क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो देखो, प्रश्न संख्या 10 से 14 तक में आयत चित्र ही रहेगा आपको, और आयत चित्र के बारे में कंसल्ट करने वाले हैं। तो आयत चित्र में क्या क्या दे रखा है, देखो सुने, ऐसा ग्राफ दे रखा है, इसको नोटिस करो। छात्रों की संख्या बारंबारता दे रखी है और छात्रों को प्राप्तांक दे रखे हैं, कितने कितने प्राप्तांक है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गलती हो, कोई दिक्कत नहीं, सही कर देंगे। 8 के सामने 8 ही रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, है ना। यहाँ पर 4 ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। 16 सही है, 20 सही है, 28 सही है, बाकी सब जगह सही है। यहाँ पर 5 दिख रहा है, गलती से 8 आएगा, ठीक है, छात्रों का प्राप्तांक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनो। उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। ये जो परीक्षा हुई ना, इसमें कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए ये आपको गिनने हैं टोटल। तो चलो गिन लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 और 16 कितना होगा आपका 28, 28 और 28 कितना होगा 56, 56 और 20 कितना होगा 76, और 76 और 8 कितना हो जाएगा आपका 84। तो सम्मिलित होने वाले जो विद्यार्थी, याद रखना 84, 84 कुल सम्मिलित होने, ये 8 है इसलिए 84 होगा। तो कुल सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 84, ठीक है। तो सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी जो है वो कितने बताओ 84, मतलब 84। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। न्यूनतम कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो देखो उत्तीर्णांक 30 दे रखा, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए।
तो फेल कितने हो गए, देखो पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, तो कितने फेल हो गए, देखो 28 से 20 कितना होगा आपका 48, 48 और 8 कितना होगा 56, 56 फेल हो जाएंगे भैया, 56 फेल हो जाएंगे अभी। अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 56 फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का रहा, कौन से प्राप्तांक वर्ग का सबसे अच्छा परिणाम आप देख रहे हैं, तो सबसे अच्छा परिणाम रहा भैया 20 से 30 वालों का। तो 20 से 30 वालों का जो प्राप्तांक रहे हैं वो 28 छात्र हैं, तो उनका प्राप्तांक वर्ग अच्छा रहा 20 से 30 वालों का। ठीक है, अब आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन में। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तभी बताया था ना मैंने आपको, टोटल का भाग लगा देंगे। और कितना था आपका 56 था, 56/84 गुणा 100 कर सकते हैं। अब 56/84 गुणा 100 ऐसे कह सकते हैं। अपन ने लिखा 56/84 गुणा 100, इसमें कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ती है भाई। चलो 4 से काटो, 104, 416, 208 और 104, 21 बार। अब और तो कटेगा नहीं, देखो ये 7 से कट जाएगा 2 बार और 7 से कटेगा 3 बार। ठीक है, अब आगे नहीं कटेगा, 200/3 हो गई, 6×18, 6×18, 66 से 2/3% बच्चे होंगे। तो अनुत्तीर्ण छात्र होंगे आपके 66 से 2/3% एग्जैक्ट आंसर। इस प्रकार से पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। ये वो छात्र थे जो अनुत्तीर्ण हुए और एक कुल संख्या का भाग लगा दिया और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपको। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हो गए। अब कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए वो देखेंगे, देखो कितने प्रतिशत छात्र होते, कुल संख्या तो 84, इसका भाग लगाना ही। तो देखो 16, 8 और 4 जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 12 और कितना हो जाएगा 28, 28/84 गुणा 100, 28/84 गुणा 100। लास्ट क्वेश्चन में यही करना है आपको, 28/84 गुणा 100। चलो काट देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो आपका होगा कितने उत्तीर्ण हो गए, तो अपन क्लियरली कह सकते हैं 28/84 गुणा 100। ठीक है, अब 28 का पाड़ा बोलो, 28 3 84 और 33 से 1/3%, इतना हो जाएगा एग्जैक्टली आंसर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। और हो गया ग्राफ नंबर 3 आपका, जिसमें आयत चित्र के बारे में बात करिए अपनी। अब आयत चित्र जैसा ही दिखने वाला आता है आपका बार ग्राफ, जिसे दंड आरेख कहते हैं अपन। एग्जाम में या तो आयत चित्र आएगा या फिर दंड आरेख आएगा। दंड आरेख इस प्रकार का होता है, इसमें डाटा ज़्यादा दिया जाता है भी, उसमें 2 ही डाटा होता है, इसमें 2 से अधिक डाटा होता है। देखो इसमें अगर नोटिस करो तो बोर्ड पे लिख भी रहा है, देखो निम्नलिखित आरेख किसी कंपनी के 5 वर्षों 1994 से 1998 में बिक्री व्यय तथा पूंजी को दर्शाया गया है। बिक्री व्यय तथा पूंजी तीनों को दर्शा रहे भी है, एक तो बिक्री दर्शा रहे और एक खर्चा दिखा रहे और एक पूंजी दर्शा रहे। 3 तरह ग्राफ चले, देखो बिक्री है ना, पूंजी और खर्चा तीनों दिखा रहे। 3 तरह के ग्राफ आपको आरेख में दर्शाया गया है। ठीक है, तीनों तरह के ग्राफ आपको दे रखे हैं, जैसे गौर से देखिए। अब तीनों तरह के ग्राफ जब आपको दे रखे हैं, इसमें से जवाब देना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए मैं जैसे मुझे दे रखा है ऐसे मान लेता हूँ, बिक्री व्यय तथा पूंजी। अब ये जो खाली ब्लैक डिब्बा है इसको बिक्री मान लेते हैं, कितनी बिक्री हो रही है ना। ये बिक्री दे रखी है इधर आप, और वे जो दे रखा है वे इस प्रकार के डिब्बे में दे रखा है, जितना भी ये खर्चा हो रहा है ना। और ये पूंजी है, ये कह सकते हैं अपन। तो आपको पूंजी को दर्शाया गया है, ये पूंजी है, तो ये बाद वाली आपको पूंजी दे रखी है। ठीक है, तो कितनी बिक्री कर रही है, कितना क्या कर रहा है, कितनी पूंजी हो रही है, वो सब दे रखा है आपको। 3 तरह ग्राफ दे रखे। 1994 और 1997 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी। 1994 और 1997 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी। वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या थी 94 से 98 औसत वृद्धि दर क्या थी, है ना। किसकी औसत वृद्धि दर पूछी आपसे, वो देखेंगे अपन। हाँ, वे की पूछी थी, कहीं मुझे बता वे की, मतलब खर्चे की वार्षिक औसत साधारण वृद्धि दर क्या थी। अब खर्चे की बात करें तो इसमें अपन ऊपर लिखा नहीं है, अपन खर्चा अपनी मर्जी से मान रहे हैं, अपन खर्चे को बीच वाला मान लेते हैं अपन। तो वृद्धि दर क्या थी ऐसे बोलेंगे अपन आपसे। ठीक है, कितनी वार्षिक औसत वृद्धि दर थी। तो अगर बात करें हम आपके सामने वार्षिक की बात करें तो देखो सबकी अलग अलग है। औसत की बात करें तो औसतन के राशि को फल बटा राशि की संख्या और टोटल का भाग लगा देंगे अपन।
तो ये जितने भी दे रखे हैं आपको 300, 400, 400, 600 है ना, 700, इन सबको जोड़कर जितने सन है 5 का उनका भाग लगा के पहले तो औसत निकाल देंगे और औसत में कुल का भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे। तो पहले तो औसत आ जाएगा आपका और औसत में कुल का भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे, उतनी प्रतिशत दर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन 94 आपका। चिन्ह में क्या कहता है आपका, किस वर्ष में, मतलब 16 नंबर क्या कहता है, किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था। बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था। बिक्री और व्यय का जो अनुपात था वो न्यूनतम किस में, बिक्री और व्यय का। ठीक है, न्यूनतम अंतर देखो इन दोनों का, अपन देख सकते हैं। यहाँ देखो, यह 100 का अंतर है, यहाँ देखो यहाँ 100 का अंतर है, यहाँ देखो आप, यहाँ भी आप 100 का अंतर है, यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी 100 का अंतर है। तो अंतर देखो न्यूनतम अंतर की बात करें यहाँ पर सब जगह जो अंतर है वो लगभग 100 का ही आ रहा है ना। तो न्यूनतम अंतर कह सकते हैं अपन अंतर, और वृद्धि की बात कर रहे हैं तो अंतर तो सब में लगभग बराबर ही है, कमी दे रखा आपको है ना। किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था, तो अनुपात पूछा है देखो, तो अनुपात निकालेंगे तो कम से कम दिखना चाहिए हमको 400:300, 4:3, 5:4 है ना, और ये 4:3 है, और फिर आपका 6:5 है, और फिर ये 7:6, तो वो ज़्यादा है। तो सबसे कम कौन सा हो गया बताओ, 4:3। इस प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं आप, और ऐसे ही आगे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं। 1994 से अंतिम बिक्री में और वार्षिक औसत वृद्धि कितनी थी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोला किस वर्ष में लाभ का पूंजी का अनुपात अधिक था, तो लाभ वाला कॉलम देखना, उसमें किस में अनुपात सबसे अधिक था, डायरेक्ट सन ही बताना। इसमें डायरेक्ट सन बताना, किस वर्ष में बिक्री का पूंजी से अनुपात न्यूनतम था। इसमें भी वैसे जो अनुपात बताया अपन ने वैसे देखना बिक्री और पूंजी का, पूंजी लास्ट में दे रखी और बिक्री फर्स्ट में दे रखी है, तो डायरेक्ट सोल्व करना और सन बताना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये था आपका दंड आरेख जो आयत चित्र जैसा दिखाई देता है। अब 5वीं संभावना और 5वीं वैरायटी जो आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर, वो है आपका पाई चार्ट। क्या बताओ, पाई चार्ट या वर्तीय लेखा चित्र कह सकते हो। अब एग्जाम के अंदर वर्तीय लेखा चित्र की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के वर्तीय लेखा चित्र आते भी हैं, और 2 प्रकार के वर्तीय लेखा चित्र एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तो डिग्री में बंटवारा और एक परसेंटेज में बंटवारा। तो डिग्री में जब बंटवारा होता है 360 डिग्री का भाग लगता है, और परसेंटेज में जब बंटवारा होता है तो 100% का भाग लगता है। तो दोनों तरह के पाई चार्ट समझाने वाले हैं आपको। तो पहला जो पाई चार्ट अपन को दिखाया जा रहा है ये डिग्री में बंटवारा भी है। तो फर्स्ट में कच्चा माल है, ये 90 डिग्री पर कच्चा माल है ना, और सेकंड में परिवहन है, ये भी 90 डिग्री पे है। तो परिवहन और कच्चा माल 90 डिग्री पे है। बिजली जो है ना, तीसरा वाला है बिजली, तीसरा वाला है बिजली, वो 72 डिग्री पे है, और ऊपरी वे आपको दे रखा है ये वाला 108 डिग्री पे। 360 डिग्री का बंटवारा कर रखा है डिग्री में इस प्रकार से। अब पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और प्रश्नों को उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो दो। कच्चे माल पर वे कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। कच्चे माल पर वे कुल व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कुल खर्चा तो भैया 360 डिग्री है, अब कच्चा माल का कितना बताओ, देखो 90 डिग्री, कितना प्रतिशत अधिक है, कुल से कितना अधिक है। तो कुल का ही भाग लगा, कुल से तुलना कर रहा है, तो 90 और 360 का अंतर लिखना है अपन को, है ना, कितना प्रतिशत अधिक है वो आ जाएगा आपको। तो 90 और 360 का अंतर लिखना है आपको, और 360 का भाग लगाना है। तो मैंने लिखा 270/360 और गुणा 100। अब आएगा कितना प्रतिशत अधिक है, 90 से 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, 90 से ना 4 से 25 बार कटेगा। ये बोला था कच्चे माल पर वे कुल व्यय का कितने प्रतिशत है, सॉरी कुल व्यय का कितना प्रतिशत, ऐसे बोला था। कितने प्रतिशत अधिक है ऐसे नहीं बोला, कुल व्यय का कितना प्रतिशत। कच्चे माल पे वे 90 है, कुल व्यय आपका 360 है, और कितना प्रतिशत है वो निकालना है। 0 से 0, 9 चौक 36, 400 कितनी बार कटेगा, 25%। तो 25% है भैया, कितना परसेंट है बताओ, 25%। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो कच्चे माल का जो व्यय है 90 डिग्री पे है और कुल व्यय 360 डिग्री पे, इसलिए 360 का भाग लगा दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो बिजली का देखो, बिजली का कितना है, अगर आप बिजली का देखेंगे तो बिजली का 72 डिग्री दे रखा है, 72 बटा कुल व्यय का भाग लगाना है आपको। देखो लगा देते हैं, ये 72 बटा 360 और गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 36 से 2 बार कट जाएगा, 20% अब कितना है, 20%। एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 20%, मतलब 20% आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21।
21 के बाद आपका आ गया 22 नंबर, परिवहन पर कुल खर्चा बताइए। परिवहन पर कुल खर्चा बताइए। तो परिवहन का कुल खर्चा निकालना, रुपए में निकालना भी है ना। तो परिवहन का कुल खर्चा निकालना, तो परिवहन का देखेंगे अपन। और ऊपरी व्यय का पूछा अगले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन निकाले थे, परिवहन का और ऊपरी व्यय का दोनों निकालने अपन को, ठीक है। परिवहन का और ऊपरी व्यय का, एक हम कुल खर्चा दे रखा अपन को 60,000 रुपये, परिवहन का और ऊपरी व्यय का। चलो परिवहन का दे रखा, परिवहन कितना 2 नंबर में, मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री निकालना है आपको, किसका 60,000 का। पहले मैं परिवहन का निकाल देता हूँ, देखो परिवहन का निकाल देते हैं, 90 डिग्री है ना, 60,000 का, 60,000 गुणा 90/360, ये परिवहन का निकाल देते कितना खर्चा होगा, ठीक है। परिवहन पे ये 4 बार कटेगा, इससे 4 से 15 बार कटेगा, तो 15,000 रुपये का खर्चा परिवहन पर होगा। परिवहन पर जो खर्चा हुआ कितने का हुआ बताओ, 15,000 रुपये का खर्चा परिवहन पर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तो हो गया परिवहन पर खर्चा। अब आते हैं ऊपरी व्यय पे कितना खर्चा हुआ, ठीक है। ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय के अगर नोटिस करो आप गौर से देखो, तो ऊपरी व्यय का कितना बताओ 108 डिग्री। ऊपरी व्यय कितना बताओ आपका 108 डिग्री, और 108 डिग्री वही 60,000 का, 74 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 60,000 का 108 डिग्री निकालना, ठीक है। 360 का भाग लगाना अपन को, क्योंकि कुल तो 360 है, ठीक है। इसका भाग लगाना है 108 का, ऊपरी व्यय 108 का दे रखा है। तो 36 दिया, ये 0 से 0 काट दो, 36 दिया 108 होता है, 3 बार कट जाएगा, और 6 18, तो इसका आ जाएगा 18,000 रुपये, और उसका आ जाएगा 15,000 रुपये। मतलब परिवहन का आ गया 15,000 और ऊपरी व्यय का आ जाएगा आपका 18,000 रुपये। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब हो गया भैया, 15,000 और 18,000 रुपये। इसका आ गया आपका परिवहन 15,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, और ऊपरी व्यय का आ गया आपका 18,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों क्वेश्चन के जवाब एक साथ कर दिए थे अपन ने, और दोनों का जवाब आपके सामने आ गए थे भी। तो ये था आपका पाई चार्ट, जिसमें बंटवारा था आपका डिग्री में। अब अगला जो पाई चार्ट आपके सामने निकल के आ रहा है, इसमें जो बंटवारा है आपका वो परसेंटेज में बंटवारा भी है। तो देखो निम्नलिखित पाई चार्ट का परिवार की विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाया गया है। यदि अमर की मासिक आय 48,000 रुपये दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो ये मदों पर खर्चा दर्शाया, और आय दे रखी है उसकी 48,000 रुपये। तो कौन कौन, विविध पर 30%, किराए पर 25%, परिवहन पर 5%, आहार पर 17%, और शिक्षा पर 15% दे रखा है। और जो बच जाए वो बचत है, तो जोड़ देते कितनी बच रही है वो बाद में काम आएगी अपने, देखो जोड़ नोटिस कर लो। ये हो जाएगा 30 से 30 60%, और 60 75% हो गया, और 75 17 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। 75 और अगर 17 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 92%, मतलब 8% की बचत हो रही है। कितने परसेंट बचत हो रही है आपकी, 8% की बचत है। तो बचत को आप 8% ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 100% पूरा। अब जो पूछे उन क्वेश्चन के जवाब देते जाएंगे अपन, और क्वेश्चन करते जाएंगे। देखो तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। यदि उसकी आय 40,000 रुपये होती तो भोजन पर कितना व्यय किया जाएगा, है ना। यदि उसकी आय 40,000 रुपये होती तो भोजन पर कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो भोजन का देखो 40,000 रुपये आय होती तो भोजन पर कितना खर्चा करेगा। भोजन का देखो आहार, आहार क्या होता है, भोजन ही होता है। तो आहार पे 17% करना पड़ता, आय 40,000 होती तो 40,000 का 17% निकालना है। 40,000 कितना निकालना है, 17%। कोई बड़ी बात नहीं, परसेंट निकालना आता है। तो आय अगर 40,000 होती, 40,000 का 17% निकाल देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गए, 17 दूनी 34, 17 चौक 68, ये हो जाएगा 6,800 रुपये। तो आहार पर जो खर्चा होता है भोजन पे वो 6,800 रुपये होता है। भोजन पर जो खर्चा किया जाता वो खर्चा होता 6,800 रुपये, मतलब भोजन पर किया गया खर्चा होता 6,800 रुपये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब 100% पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्या कहता है आपका, यदि विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाए, यदि विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाए तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाती है ना। विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाता है तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाती है। विविध व्यय का 10%, विविध व्यय का कितना परसेंट, 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाता है। देखो विविध व्यय का 10%, विविध व्यय का भी 10% है ना। पहले अब देखो राय तो आपको वो दे रखी, माननी पड़ेगी आपको। विविध व्यय का 10%, पहले तो 30% निकालेंगे अपन, और 30 का भी 10% निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर 48,000 का 30% विविध है और उसका जो है उसका 10% आपको रखना है, ठीक है। तो 48,000 का 30%, और ये जो आंसर आएगा इसका भी आपको 10% निकालना है। कपड़ा ये लो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप मेरे पास 4 जीरो है तो 4 जीरो समाप्त कर देता हूँ, 4 जीरो काट देता हूँ। अब देखो कितनी जीरो बच गई आपके पास, एक ही जीरो बची, 4 जीरो काट दिया। अब 8 क्या 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 कितना होगा 14। तो 1440 रुपये निकालने पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा आपको? 1440 रुपये एग्जैक्टली कपड़ों के लिए निकाल के रखने पड़ेंगे और 1440 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपका आंसर आएगा 1440 रुपये। ये कपड़ों के लिए रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका 1440 रुपये, 14440। तो 1440 रुपये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है देखो सुनो, वह हर महीने कितनी बचत करता है? तो मैंने बोला था ना 8% की बचत करता है, और 8% किस में से करता है? जो आय दे रहे किस में से करता है? 8%। 48,000 का 8%, 48,000 का 8%, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो 48,000 का 8% निकाल देंगे। चलो निकाल लेते हैं 48,000 का 8%। तो आपका मतलब गुणा 8% मतलब 8/100, 2 जीरो कट गई, 0 ऐसे 64 हासिल 6, 4 8 32, 3 जगह 84। तो 3,840 रुपये बचत करता है। अभी 3,840 रुपये की बचत करता है। तो आप 100% कह सकते हैं जो बचत हो रही है वो 3,840 रुपये की हो रही है, मतलब वो 3,840 रुपये की बचत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब आ जाते हैं 27 से 27। क्या कह रहा है आपका देखो सुनो, वह परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक व्यय करता है? देखो इन दोनों का सम्मिलित करना, परिवहन और शिक्षा, और इन दोनों का मिलाकर भी इन सबसे ज़्यादा परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक खर्चा करता है। तो इन दोनों का सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक खर्चा करता है? तो पहले परिवहन शिक्षा जोड़कर किराया का अधिक देखेंगे कितना देंगे। परिवहन और शिक्षा, परिवहन और शिक्षा, तो परिवहन और शिक्षा का अगर जोड़े अपन आपके सामने तो 20% हो रहा है, और उसमें किराए पर जा रहा है 25%, ठीक है। तो परिवहन और शिक्षा की बात करो 20% हो रहा है। अब देख लो, तो परिवहन और इसका मिलाकर और आपका 20% दोनों का मिलाकर, और किराया का हो रहा है 25%। तो कितना अधिक खर्चा कर रहा है? 5%। कितना अधिक कर रहा है? 5% अधिक कर रहा है। और 5% अधिक का मतलब कितना हो गया आपका? तो 5% अधिक का मतलब हो गया आपका 48,000 का 5%। तो मैंने कहा था 5 प्रकार के ग्राफ है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0, 8 पंजे 40, अन हासिल 4, 4 पंजे 20, और 4 कितना होगा आपका 24। तो मात्र 2400 रुपये भी, तो 2400 रुपये अधिक करता है। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 2400 रुपये। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 2 प्रकार के पाई चार्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तो या तो परसेंटेज में बंटवारा होता है तो 100 का भाग लगता है, और डिग्री में बंटवारा होता है 360 डिग्री का भाग लगता है। इस प्रकार के दोनों तरह के पाई चार्ट बता दिए मैंने। तो जब आप अपना सिलेबस देखेंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी का, तो उसके अंदर आपको क्लियर लिखा मिलेगा का चित्रों द्वारा आंकड़ों का निरूपण। उसका मतलब यही भी है, या तो एग्जाम का अंदर जो पहले नंबर बताया अपना टेबल बना के आएगा, या आयत चित्र आएगा, रेखा चित्र आएगा, या बार ग्राफ आएगा, या फिर वर्तीय लेखा चित्र आएगा। तो जितने भी प्रकार के आरेख है आपके, वो सारे बना के अपने समझा दिया आपको। और अच्छे से अगर वीडियो कंप्लीटली आपने देखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत होने की संभावना 1% नहीं रहेगी। भाई 100% सही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हो। और बातें भी 4 ही जो मैंने बार बार बोली आपको, उन चारों बातों को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर सकते हो। बस जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आया आरेख का, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ध्यानपूर्वक काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आया, और टोटल 12 मैराथन हो चुकी है आज, और कंप्लीटली अगर सारी मैराथन आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाएँ, मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर सारी 12 मैराथन कंप्लीटली देखो, और मात्र 10 घंटे की 12 मैराथन में आप कंप्लीट सिलेबस कवर कीजिए दोस्तों। 10 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।